आपका हमारे YouTube चैनल बीके क्लासेस में। हमारे साइंस में कोशिका सेल वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा 3rd पार्ट चलेगा। 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, उसकी बेसिक चीजें बताई थी और जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उनकी स्ट्रक्चर बताई थी, उनमें डिफरेंस बताया था। और सेकंड पार्ट में हमने कोशिका का कंपोजिशन बताया था सेल का, और सारे जितने भी कोशिकांग हैं वो बताए थे। आज हमारा 3rd पार्ट चलेगा, सेल डिवीजन। लेकिन इससे पहले आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक एंड शेयर करना होगा और बेल आइकन के बटन को दबाना होगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा सके। तो हमारा सेल का 3rd पार्ट चल रहा है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, बात आती है अब कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? कोशिका विभाजन की खोज तो कोशिका विभाजन की खोज की थी वर्चाउ ने। कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? वर्चाउ ने की थी। कब की? 1855 ईस्वी में। अब बात आती है कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। पहला है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। दूसरा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन होता है वो केवल और केवल किसमें पाया जाता है? एक कोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। तो असूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन केवल एक कोशिकीय जीवों में ही होता है। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। अब असूत्री विभाजन में होता क्या है? असूत्री विभाजन में क्या होगा? कोशिका द्रव्य का कोई भी भाग क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये हमने सेल बताई थी ना, इसमें क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य, और बीच में क्या होता है? इसमें केंद्रक होता है। तो इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य का कोई भी भाग क्या होगा? अलग हो जाएगा और नई कोशिका का निर्माण कर लेता है। असूत्री विभाजन में क्या होता है? कोशिका द्रव्य का कोई भी हिस्सा या कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा अलग होकर नई कोशिका का निर्माण कर लेता है। निर्माण
कर लेता है। केवल क्या, ये कोशिका द्रव्य का कोई भी भाग क्या होगा, अलग होगा, और अलग होकर क्या बना लेता है, एक नई कोशिका का निर्माण कर लेता है। अब एग्जाम्पल किसमें होगा, एक कोशिकीय जीव कौन कौन से है, अमीबा, नीलरित शैवाल, यीस्ट, बैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि। तो एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, पैरामीशियम आदि। असूत्री विभाजन है वो केवल किसमें पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में। केवल और केवल किसमें पाया जाएगा, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, असूत्री विभाजन में क्या होगा, कोशिका द्रव्य का कोई भी हिस्सा, कोशिका है उसमें क्या भरा हुआ होता है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है, तो कोशिका द्रव्य का कोई भी हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होकर क्या बना लेता है, एक नई कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो नई कोशिका के निर्माण से मतलब है नए जीव का ही निर्माण कर लेता है, क्योंकि क्या होता है, केवल किसमें पाया जा रहा है, एक कोशिकीय जीव में, तो पूरी कोशिका अलग होगी तो क्या हो गया, नए जीव का निर्माण हो गया। तो कोई भी हिस्सा क्या होगा, अलग होकर नई कोशिका का निर्माण कर लेता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, नीलरित शैवाल, यीस्ट, पैरामीशियम आदि। तो असूत्री विभाजन समझ में है। असूत्री विभाजन, सेल डिवीजन के कितने पार्ट बताए, 3, असूत्री विभाजन, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन एक कोशिकीय जीवों में होता है, इसमें कोशिका द्रव्य अलग होकर क्या कर लेता है, नई कोशिका अर्थात संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इसके बाद बात आती है समसूत्री विभाजन। हमारा समसूत्री विभाजन दूसरा कौन सा है, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ, दूसरा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज वॉल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, वॉल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन की खोज वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी। इसमें क्या होता है, अब समसूत्री विभाजन में क्या होगा, इसमें एक कोशिका, क्या एक कोशिका विभाजित होगी, उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। इसमें एक कोशिका विभाजित होगी और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। समसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक कोशिका, एक सेल, एक कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी, विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का, 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और अब असूत्री विभाजन में क्या हो रहा था, इसमें कोशिका द्रव्य होकर ही नई कोशिका का निर्माण कर रहा था, और इसमें क्या होता है, एक कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी और क्या बनाएगी, 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और यह है जो समसूत्री विभाजन होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है, जितना बॉडी पार्ट है उनमें सभी में क्या पाया जाएगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जब विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, इसमें समान, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, गुणसूत्रों की संख्या समान
रहती है। समसूत्र विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और नोट लगा के इसमें कोई भी आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है। ये तो केवल किसमें पाया जाता है, शरीर के सभी भागों में। जैसे हमारा विकास डेवलपमेंट होता है, जैसे फिंगर बनी है, ये भी किसके कारण बनी है, समसूत्री विभाजन के कारण ही बनी है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, कोई भी आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है। पहले यहाँ तक दोबारा से देखो, समसूत्री विभाजन खोज की थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी। इसमें क्या होता है, एक कोशिका, समसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी और क्या बनाएगी, दो नई कोशिकाएं बनाएगी। और इन नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ होता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है और समसूत्री विभाजन में कोई भी आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है। अब इसकी अवस्थाओं की बात करें, समसूत्री विभाजन कैसे एक कोशिका किस प्रकार से विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है। तो जो हमारा समसूत्री विभाजन होता है उसके चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसके, चार चरण होते हैं। समसूत्री विभाजन के कितने चरण होते हैं, चार चरण होते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चार अवस्थाएं कौन कौन सी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था। प्रोफेज को क्या बोलते हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। समसूत्री विभाजन के कितने चरण हैं, चार चरण हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोफेज के बारे में पहले सुन लो। प्रोफेज में क्या होता है, एक कोशिका, प्रोफेज क्या है, सबसे पहला चरण है ना ये, तो यह कोशिका विभाजन की प्रथम अवस्था है। होता क्या है इसमें, इस अवस्था में कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये कोशिका है, इसकी क्या होने लग जाती है, ये मान लो कोशिका है, इसमें क्या हो जाती है, इस अवस्था में जो ये कोशिका झिल्ली और जो ये केंद्रक झिल्ली है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इसमें कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर किसका निर्माण हो जाता है, तर्कु तंतुओं का। किसका निर्माण हो जाता है, विपरीत ध्रुवों पर किसका निर्माण हो जाता है, तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है। और जो गुणसूत्र होते हैं, बताया था ना मैंने, केंद्रक में धागे समान संरचनाएं पाई जाती है जो विभाजन के समय गुणसूत्रों में बदल जाती है। तो इस अवस्था में क्या हो जाती है, जो गुणसूत्रीय संरचना होती है वो सिकुड़कर किसमें बदल जाती है, गुणसूत्र में। तो यह विभाजन की क्या है, प्रथम अवस्था है। क्या है ये, प्रथम अवस्था है। प्रोफेज पूर्वावस्था क्या है, विभाजन की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका झिल्ली, इस अवस्था में
कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है? इसमें विलुप्त हो जाती है। और जो ये इसके ध्रुव है, पोल है, उन पर किनका निर्माण होने प्रारंभ हो जाता है? तरकु तंतुओं का। तो विपरीत ध्रुवों पर तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। निर्माण प्रारंभ हो जाता है। विपरीत ध्रुवों पर किसका? तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और जो हमारी गुणसूत्रीय संरचना थी, क्या? जो गुणसूत्रीय संरचना थी, गुणसूत्रीय संरचना क्या हो जाती है? सिकुड़कर गुणसूत्रों में बदल जाती है। गुणसूत्रों में बदल जाती है। तो प्रोफेज पूर्वावस्था में क्या होता है? यह प्रथम अवस्था है। इसमें क्या होता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और विपरीत ध्रुवों पर तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और मोस्ट बात है, गुणसूत्रीय संरचना सिकुड़कर किसमें बदल जाती है? गुणसूत्रों में बदल जाती है। प्रोफेज अवस्था समझ में आ गई। दूसरी अवस्था कौन सी बताई थी मैंने? दूसरी अवस्था मेटाफेज, मध्य अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है हमारी? मेटाफेज। दूसरी अवस्था हमारी कौन सी थी? मेटाफेज, मध्य अवस्था। मेटाफेज में क्या होता है? तरकु तंतुओं का निर्माण हो जाता है पूर्ण रूप से। प्रोफेज में तो क्या था? तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ होता है और इसमें क्या हो जाता है? तरकु तंतुओं का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। यानी तरकु तंतु पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। और जो हमारे क्रोमेटिड अर्थात जो गुणसूत्र थे, वो पहले की तुलना में क्या हो जाते हैं? अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। क्रोमेटिड पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरी क्या थी? मेटाफेज। इसमें क्या होता है? तरकु तंतुओं का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है। तरकु तंतुओं का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। जबकि प्रोफेज में क्या हो रहा था? प्रारंभ हो रहा था। तरकु तंतुओं का निर्माण क्या हो रहा था? प्रारंभ होता है। और इसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। और क्या हो जाता है? जो क्रोमेटिड होते हैं वो पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अब तीसरी अवस्था आती है हमारी एनाफेज। तीसरी अवस्था कौन सी है? एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है? जो गुणसूत्रों में जो उपसेंट्रोमियर है वो क्या हो जाते हैं? विभाजित होना प्रारंभ हो जाते हैं। गुणसूत्र जैसे क्या होते हैं? ऐसे ये गुणसूत्र है, युग्मित गुणसूत्र है। तो इनके जो उपसेंट्रोमियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? विभाजित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में गुणसूत्रों के उक्त सेंट्रोमियर
विभाजित होना, विभाजित होना प्रारंभ हो जाते हैं। गुणसूत्रों के उप जो सेंट्रोमियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विभाजित होना प्रारंभ हो जाते हैं। और क्या होते हैं, जो गुणसूत्रों के क्रोमेटिड धागे हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पहले क्या होगा, विभाजित होंगे और फिर उसके बाद में क्या होंगे, गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड धागे हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। और क्या, संतति गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, संतति गुणसूत्र कहते हैं। उपसेंट्रोमियर से क्या हो रहा है, पहले विभाजित हो रहे हैं, उसके बाद में क्या होता है, जो युग्मित गुणसूत्रों के क्रोमेटिड धागे हैं, गुणसूत्रों के क्रोमेटिड धागे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, संतति गुणसूत्र, संतति गुणसूत्र कहते हैं। तो क्या होगा, इस अवस्था में गुणसूत्रों के जो उपसेंट्रोमियर है, जैसे ये क्या है, युग्मित है ये गुणसूत्र, मतलब जोड़े में है, तो इनके जो उपसेंट्रोमियर है वो क्या होंगे, विभाजित होना क्या होंगे, प्रारंभ हो जाते हैं। और गुणसूत्रों के जो क्रोमेटिड धागे हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, संतति गुणसूत्र कहते हैं। तो हमारी तीन अवस्थाएं होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। लास्ट चौथी अवस्था कौन सी है हमारी, टीलोफेज। चौथी अवस्था कौन सी है, टीलोफेज या अंत्य अवस्था। तीसरी अवस्था है हमारी टीलोफेज। अब इस टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली विलुप्त हुई थी प्रोफेज अवस्था में, वो वापस से बनना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और क्या हो जाते हैं, इस अवस्था में कोशिका के दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, लंबे और पतले होने लगते हैं। जो दोनों ध्रुवों पे मैंने गुणसूत्र बताए थे ना, ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ये ध्रुवों पर चले जाते हैं। जो गुणसूत्र ध्रुवों पर चले जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, लंबे और पतले होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो टीलोफेज कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था है। कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे व पतले होने लगते हैं। वो पहले वाली अवस्था आ जाएगी, प्रोफेज से पहले वाली अवस्था। प्रोफेज में तो क्या होता है, स्पष्ट होने लग जाते हैं, मोटे और छोटे हो जाते हैं, लेकिन लास्ट अवस्था में वापस कैसे होने लग जाते हैं, लंबे व पतले होने लग जाते हैं। और कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो वापस कोशिका बन गई ना एक, ये कोशिका थी, ये केंद्रक था, इसमें एक कोशिका द्रव्य भरा हुआ था,
तो प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में ये कोशिका झिल्ली विलुप्त हो गई और ये केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई। और जो गुणसूत्र थे धागों के रूप में थे, केंद्रक में धागों के रूप में जो संरचना थी उसे ही तो हम गुणसूत्र बोल रहे थे। तो जो गुणसूत्र थे वो क्या होने लगते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और लास्ट अवस्था तक जाते जाते क्या हो जाता है, ये गुणसूत्र वापस क्या हो जाते हैं, लंबे व पतले हो जाते हैं, ध्रुवों पे चले जाते हैं। ये ध्रुवों पे गए तो लास्ट अवस्था क्या आती है फिर इसमें, इंटरफेज। अब इसमें क्या होगा, इंटरफेज, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ये ऐसे संरचना बन गई ना, गुणसूत्र कहां चले गए, इसमें ध्रुवों पर चले गए। तो समसूत्री विभाजन की चार अवस्थाएं थी। समसूत्री विभाजन की कितनी थी, चार अवस्थाएं। तो कितनी पढ़ ली थी हमने, चार अवस्था पढ़ ली। तो उन चार अवस्थाओं के बाद में क्या होगा, इंटरफेज। उनके बाद में क्या, इंटरफेज, सॉरी ये तो थी अवस्था है, टेलोफेज। चार अवस्था कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है फिर इसमें कोशिका में इंटरफेज होता है। और इंटरफेज में क्या होगा, इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्र का भी विभाजन होगा। क्या होगा इसमें, कोशिका द्रव्य और क्या होगा, केंद्र का भी विभाजन होगा। और उसके बाद में क्या होंगे, आनुवांशिक पदार्थों का विभाजन होगा। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाएगा इसमें, डीएनए। तो डीएनए की क्या हो जाती है, प्रतिकृति। डीएनए की क्या हो जाती है इसमें, प्रतिकृति, मतलब एक से अधिक डीएनए बनने लगते हैं। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के साथ साथ ही क्या होता है फिर इसमें, आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार क्या हो जाता है, एक कोशिका से कितनी बन गई, दो कोशिकाएं। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाती है, दो कोशिकाएं बन जाती है। तो कोशिका विभाजन की इस अवस्था में, कोशिका विभाजन की इंटरफेज में क्या होता है, कोशिका विभाजन की इस अवस्था में आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति होती है, प्रतिकृति होती है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य के विभाजन के साथ ही क्या, दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। और दो केंद्रकों के निर्माण के साथ ही क्या, एक कोशिका से कितनी, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। समसूत्री विभाजन में मैंने फर्स्ट में बताया था ना, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो फिर से देख लो, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं बताई थी मैंने, चार अवस्थाएं बताई थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कितनी अवस्थाएं बताई थी मैंने, चार अवस्थाएं बताई थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, एक कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली क्या होने लगती है, विलुप्त होने लगती है। और जो गुणसूत्रीय संरचना होती है वो अधिक स्पष्ट होने लगती है। उसके बाद में क्या था, लास्ट स्टेज तक जाते जाते क्या हो जाता है, एक कोशिका से क्या बन जाती है, दो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये बात ध्यान रखनी है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो समान रहती है। गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या रहती है, समान रहती है। तो चार अवस्थाएं होगी, चारों अवस्था में क्या हो गया, एक ये की कोशिका थी, ये केंद्रक था,
इसके ध्रुवों पर क्या बन जाते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ध्रुवों पर चले जाते हैं, वापस क्या हो जाते हैं, पतले धागे रूप में हो जाते हैं वापस से। फिर उसके बाद में इंटरफेज अवस्था आती है। इन चार अवस्थाओं के बाद में कौन सी आती है हमारी, इंटरफेज अवस्था आती है। इंटरफेज अवस्था में क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन होगा, कुछ द्रव्य का विभाजन होगा, केंद्र का विभाजन होगा और एक नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये एक कोशिका थी और एक कोशिका से कितनी, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। समसूत्री विभाजन समझ में आया। अब बात आती है समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। और मैंने समसूत्री विभाजन किसमें बताया था, जो हमारा समसूत्री विभाजन है वो किसमें पाया जाता है, शरीर की सभी कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अब आती है समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का महत्व। तो समसूत्री विभाजन किसमें उपयोगी है, ये कोशिकाओं की मरम्मत करता है। जैसे ये हमारे कहीं घाव हो जाते हैं, क्या हुआ, चोट लग गई, घाव हो गया, तो कैसे भर जाता है घाव, कैसे ठीक हो जाता है, केवल और केवल क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो यह कोशिकाओं की मरम्मत करता है, घाव भरने में सहायक होता है। अगर इसमें क्या हो जाता है, अनियमित विभाजन हो जाए, कोशिकाओं में क्या हो जाए, अनियमित रूप से विभाजन हो जाता है, तो क्या बन जाती है, ट्यूमर या गांठ बन जाती है। क्या बन जाती है, ट्यूमर या गांठ बन जाती है, जिससे क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, किसमें काम आएगा, यह कोशिकाओं की मरम्मत करता है। यह कोशिकाओं की मरम्मत करता है। दूसरा क्या है, घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है। अगर समसूत्री विभाजन का क्या आ जाए, समसूत्री अनियमित विभाजन होने पर कोशिकाओं में क्या, अनियमित विभाजन होने पर ट्यूमर या फिर गांठ बन जाती है, जिससे क्या हो जाता है, कैंसर, जिससे कैंसर हो जाता है। तो समसूत्री विभाजन का महत्व, कोशिकाओं की मरम्मत करता है, घाव भरने में क्या होता है, ये सहायक होता है। तो समसूत्री विभाजन समझ में आया, किसमें होता है, शरीर के सभी भागों में होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, शरीर के सभी भागों में होता है। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, आधी होती है। अब हमारे दो हो गए थे, असूत्री विभाजन हो गया था। असूत्री विभाजन किसमें बताया था हमने, एक कोशिकीय जीवों में। किसमें बताया था, एक कोशिकीय जीवों में। और उसमें होता क्या है, एक जो कोशिका होती है वो क्या कर लेती है, उसका जो कोशिका द्रव्य होता है अलग होकर, कोशिका द्रव्य का कोई भी भाग क्या होगा, अलग होगा, और क्या बन जाती है, उससे नई कोशिका बन जाती है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बन रही थी। अब हमारा तीसरा कौन सा था, अर्धसूत्री विभाजन। हमारा तीसरा कौन सा था, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री हो गया था, समसूत्री हो गया था, और तीसरा है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी विजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, इसकी विजमैन ने।
अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? विजमैन ने की थी। और यह केवल और केवल किसमें पाया जाता है? लिंग या जनन कोशिकाओं में। जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है वो केवल और केवल किसमें पाया जाता है? लिंगी या फिर जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक संतति कोशिका से, अर्थात एक जो मात्र कोशिका होती है उससे कितनी? 4 संतति कोशिकाएं बनती है। और हमारे समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था? एक मात्र कोशिका से कितनी? 2 संतति कोशिकाएं बन रही थी। और इसमें क्या होता है? एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती, एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। और गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? इसमें आधी हो जाती है। जबकि समसूत्री में मैंने क्या बताया था? गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? उसमें समान रहती है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? इसमें आधी रह जाती है। और जो आनुवांशिक क्या होता है? इसमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि समसूत्री में मैंने क्या बताया था? कोई भी आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है? आनुवांशिक परिवर्तन, आनुवांशिक परिवर्तन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? आनुवांशिक परिवर्तन होता है। अर्धसूत्री विभाजन खोज की थी किसने? विजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन पाया किसमें जाता है? लिंग व जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि समसूत्री विभाजन शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं में पाया जा रहा था और अर्धसूत्री विभाजन केवल लिंग व जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इनमें डिफरेंट करके भी इनको समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है? एक मात्र कोशिका से कितनी? 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। जबकि समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था? एक मात्र कोशिका से कितनी? 2 संतति कोशिकाएं बन रही थी। गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी? समान थी। इसमें क्या होता है? आनुवांशिक परिवर्तन होता है। जबकि समसूत्री विभाजन में आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है। अब इसकी प्रकार की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन कितने? 2 प्रकार का होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। कितने प्रकार है इसके? 2। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरा कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। दूसरा कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे। इसमें हम पहला पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। तो ये अर्धसूत्री विभाजन जो प्रथम होता है सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या हो जाती है? आधी रह जाती है। घटकर क्या रह जाती है? यह आधी रह जाती है। तो यह क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण विभाजन होता है। सबसे महत्वपूर्ण विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर
आधी रह जाती, आधी रह जाती है। अर्थसूत्री विभाजन क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। क्यों? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? घटकर आधी रह जाती है। अब अर्थसूत्री विभाजन में होता क्या है? पहले चरण में क्या होगा? इसमें केंद्रक का विभाजन होगा और दूसरे चरण में क्या होता है? इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो केंद्रक का जो विभाजन होता है उसे तो क्या कहते हैं हम? कैरियोकाइनेसिस। और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो अर्थसूत्री विभाजन क्या होता है? दो चरणों में होता है। इसमें पहले चरण में तो क्या होगा? केंद्रक का विभाजन। क्या होगा इसमें? पहले चरण में केंद्रक का विभाजन होगा और इसके में दूसरे चरण में क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो केंद्रक के विभाजन को मैंने क्या बताया है? कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। जो हमारा अर्थसूत्री विभाजन होता है वो दो चरणों में कंप्लीट होगा। पहले चरण में क्या होगा? ये कोशिका है, ये केंद्रक है। तो पहले चरण में तो क्या होगा? उसके केंद्रक का विभाजन होगा। पहले चरण में तो क्या होगा? उसके केंद्रक का विभाजन होगा और दूसरे चरण में क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो केंद्रक का जो विभाजन होता है उसे तो हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अब अर्थसूत्री विभाजन प्रथम में कितनी? वो 4 उपपरावस्थाएं हैं। कितनी? 4 उपपरावस्थाएं होती हैं। तो पहले क्या हो रहा था? केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन। तो इस केंद्रक के विभाजन में क्या होगा? ये 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होगा। कितनी है? 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होगा। कितनी? 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होगा। वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और चौथी कौन सी थी? टेलोफेज फर्स्ट। कितनी हो गई ये? 4। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट है वो सबसे बड़ी प्रावस्था है। यह सबसे बड़ी और जटिल प्रावस्था है जो कितनी? 5 उप प्रावस्थाओं में बटी हुई है। जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट है वो कितनी? 5 उप प्रावस्थाओं में बटी हुई है। पहले क्या है इसमें? लैप्टोडीन। दूसरी क्या है? जाइगोटीन। तीसरी क्या है? पैपाइटीन। चौथी क्या है? डाइकाइनेसिस। लैप्टोडीन, जाइगोटीन, पैपाइटीन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन। सॉरी, डिप्लोटीन पहले आएगी और डाइकाइनेसिस बाद में आएगी। तो लैप्टोडीन, जाइगोटीन, पैपाइटीन और चौथी कौन सी है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन पहले क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में कितने? 2 भागों में बटा था। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कितनी? 2 चरणों में कंप्लीट हो रहा था। 2 चरण कौन कौन से थे? केंद्रक का विभाजन और कोशिका
द्रव्य का विभाजन। तो केंद्रक का विभाजन चारों प्रावस्थाओं में संपन्न होता है। कैसे? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। वही समसूत्री विभाजन वाली प्रावस्थाएं हैं, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट है। अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था है, सबसे लंबी और जटिल प्रावस्था है, और इसकी 5 उप प्रावस्थाएं हैं। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। कितनी प्रावस्थाएं हैं? 5। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आप प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेज, तो केंद्र के विभाजन की 4 अवस्थाओं में सबसे पहले हम कौन सी पढ़ रहे थे? प्रोफेज फर्स्ट। सबसे पहले कौन सी है हमारी? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या बताया था मैंने? यह सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था होती है और 4 उप प्रावस्थाओं में बटी होती है। सबसे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की क्या? सबसे लंबी व जटिल प्रावस्था है, और इसे 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कितनी? 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा है इसे। और 5 उप प्रावस्थाएं कौन कौन सी बताई थी मैंने? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो उसमें हम सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? लैप्टोटीन। सबसे पहले उपप्रावस्था कौन सी पढ़ेंगे हम इसमें? लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है? केंद्रक का आकार क्या हो जाता है? इस अवस्था में बढ़ जाता है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लंबे व पतले हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? लंबे व पतले हो जाते हैं, और उन गुणसूत्रों पे क्या? मोती के समान संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पतले व लंबे हो जाते हैं, और इन पे क्या? मोती की समान संरचना दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियस। ये मोती के समान जो संरचनाएं दिखाई देती है उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोमियस। तो इस अवस्था में क्या होता है? केंद्रक का आकार बढ़ जाता है, गुणसूत्र पतले व लंबे हो जाते हैं, और गुणसूत्रों पर जो मोती के समान डॉट डॉट जो संरचनाएं दिखाई देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियस कहते हैं। और इसी अवस्था में क्या होता है? आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। क्या होता है? आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। तो लैप्टोटीन इस अवस्था में क्या होता है? केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? केंद्रक का आकार बढ़ जाता है, गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? पतले एवं लंबे हो जाते हैं, और उनपे जो मोती समान संरचना होती है, गुणसूत्रों पे क्या? मोती जो समान संरचना होती है, मोती समान जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियस। क्या कहते हैं उसे? हम क्रोमोमियस कहते हैं। और क्या होता है इस अवस्था में? आरएनए में प्रोटीन का संश्लेषण। इस अवस्था में क्या होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन में क्या होता है? केंद्रक का आकार बढ़ जाता है, गुणसूत्र पतले व लंबे हो जाते हैं। इनको पॉइंट बना के याद करोगे ना, जल्दी याद होंगे। और जो मोती की समान संरचना होती है गुणसूत्रों पे उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियस कहते हैं। और लैप्टोटीन अवस्था में क्या होता है? आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद हमारी
दूसरी अवस्था आती है जाइगोटिन। दूसरी अवस्था कौन सी आती है हमारी? जाइगोटिन। दूसरी अवस्था आती है हमारी जाइगोटिन। जाइगोटिन अवस्था में क्या होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण उपरावस्था है। जाइगोटिन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उपपरावस्था होती है। इसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? जाइगोटिन में जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके क्या बन जाते हैं? जोड़े बन जाते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है? युग्मन या सिनेप्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मन या सिनेप्सिस कहलाती है। इसमें एक गुणसूत्र माता से आता है और एक गुणसूत्र किससे? पिता से आता है। तो जाइगोटिन क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण उपपरावस्था है। सबसे महत्वपूर्ण उपपरावस्था। लैक्टोटिन क्या थी? सबसे लंबी में जटिल उपपरावस्था थी। जाइगोटिन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उपपरावस्था है। इसमें क्या होते हैं? दो समान या समजात गुणसूत्रों के क्या बन जाते हैं? जोड़े। समजात गुणसूत्रों के क्या बन जाते हैं? जोड़े। इन समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े बनते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मन या सिनेप्सिस। जो समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े बनते हैं यह क्रिया क्या कहलाती है? युग्मन या सिनेप्सिस। युग्मन या क्या कहलाती है? सिनेप्सिस कहलाती है। जाइगोटिन अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेप्सिस या युग्मन की क्रिया कौन सी अवस्था में होती है? तो कौन सी अवस्था में होती है? ये जाइगोटिन अवस्था में होती है। अब जो ये समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े बने हैं उनमें एक गुणसूत्र किससे आएगा? माता से। और एक गुणसूत्र किससे आएगा? पिता से। एक गुणसूत्र माता से और दूसरा गुणसूत्र किससे आता है? इसमें पिता से आता है। तो जाइगोटिन में क्या क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण उपपरावस्था है और इसमें क्या बनते हैं? समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। जाइगोटिन में क्या होते हैं? समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। युग्मन की क्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। एक गुणसूत्र माता से और दूसरा गुणसूत्र किससे आता है? पिता से। जो जोड़ा बनता है ना उसमें क्या होता है? एक गुणसूत्र किससे? माता से और एक गुणसूत्र किससे आएगा? पिता से आता है। तो हमारी इसमें कितनी? दो अवस्थाएं हो गई, लैक्टोटिन, जाइगोटिन। और तीसरी अवस्था कौन सी थी हमारी? पैकाइटिन। तीसरी अवस्था कौन सी है हमारी? पैकाइटिन। पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, अर्थात जो समजात गुणसूत्रों के बीच में क्या हो जाते हैं? पुनः संयोजन होने लगता है। तो पैकाइटिन अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्रॉसिंग ओवर की घटना कौन सी उपरावस्था में होती है? तो कौन सी में होती है? पैकाइटिन में होती है। तो क्या होता है इसमें? क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है इसमें? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है और जो समजात गुणसूत्र जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या होते हैं? जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जोड़े में व्यवस्थित हो जाते हैं और वे लंबाई में क्या होते हैं? एक दूसरे से सट जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। जो समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं लंबाई में क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सट जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट। लेकिन महत्वपूर्ण बात बस यही ध्यान रखनी है इसमें पैकाइटिन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्या होती है इसमें? क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। और जो क्रॉसिंग ओवर में जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? कियाज्मेटा। क्रॉसिंग ओवर में बनी संरचना क्या कहलाएगी? क्रॉसिंग ओवर में बनी संरचना, क्रॉसिंग ओवर में बनी
संरचना क्या कहलाती है? कियाज्मेटा। तो पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर में जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कियाज्मेटा कहते हैं। तो हमारी तीन प्रावस्थाएं हो गई, कौन कौन सी? लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटिन। हमारी चौथी अवस्था है डिप्लोटीन। हमारी चौथी अवस्था कौन सी है? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होते हैं? जो डिप्लोटीन अवस्था होती है इसमें क्या होता है? कियाज्मेटा समाप्त हो जाते हैं। ओनली क्या होगा इसमें? कियाज्मेटा क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कियाज्मेटा होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर में बनी संरचना। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो संरचना बनी है था, जो कियाज्मेटा बना है, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कियाज्मेटा समाप्त हो जाता है। और कियाज्मेटा बनता कौन सी अवस्था में? पैकाइटिन में। समाप्त किसमें होता है? डिप्लोटीन में। अब लास्ट है हमारी डाइकाइनेसिस। अब सूत्री विभाजन प्रक्रिया की लास्ट प्रावस्था कौन सी है? डाइकाइनेसिस। पांचवी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा? कियाज्मेटा पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? अदृश्य, मतलब विलुप्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे वापस किसका? केंद्रक झिल्ली का क्या होने लग जाता है? धीरे धीरे जो केंद्रक झिल्ली थी वो क्या हो जाती है? पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज में भी क्या हुआ था? केंद्रक झिल्ली केंद्रिका क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। इसमें भी तो प्रोफेज फर्स्ट ही चल रही थी, है ना? ये प्रोफेज फर्स्ट की ही क्या है? ये 5 उपअवस्थाएं हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट की ही 5 उपअवस्थाओं में लास्ट में क्या होगा? अब इस डाइकाइनेसिस की अवस्था में क्या होगा? केंद्रक झिल्ली केंद्रिका क्या हो जाती है? अदृश्य, मतलब क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और वो ही तर्कु तंतुओं का क्या हो जाता है? निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो क्या होगा इसमें? केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाती है? इसमें विलुप्त हो जाती है। और क्या ध्रुवों पर क्या बनने लग जाते हैं? तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है। ध्रुवों पर किसका निर्माण हो जाता है? तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है। तो प्रोफेज अवस्था में क्या थी? 5 उपअवस्थाएं थी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं हो गई। अब प्रोफेज के बाद में हमारी दूसरी अवस्था कौन सी चलेगी? मेटाफेज फर्स्ट। वो तो क्या थी? प्रोफेज फर्स्ट। अब कौन सी चलेगी? मेटाफेज फर्स्ट। दूसरी कौन सी है हमारी? मेटाफेज फर्स्ट। वही समसूत्री विभाजन की तरह चलेगा इसमें भी। इस अवस्था में क्या हो जाता है? केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है। उसमें विलुप्त होना प्रारंभ होती है प्रोफेज फर्स्ट में। और मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली होती है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और तर्कु तंतु पूर्ण रूप से बन जाते हैं। केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विलुप्त, तर्कु तंतु पूर्ण रूप से बन जाते हैं। केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है और तर्कु तंतु क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से इसका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब क्या आती है मेटाफेज के बाद में? प्रोफेज हो गई, मेटाफेज हो गई। अब आएगी हमारी एनाफेज। तीसरी अवस्था कौन सी है हमारी? एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? विपरीत ध्रुवों
ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। जो हमारे जो गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। समसूत्री विभाजन में बताया था ना एनाफेज में, कहाँ चले जाते हैं ये, ध्रुवों की ओर। गुणसूत्र कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। तो इस अवस्था में ओनली क्या होगा, एनाफेज में समजात गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं और दो अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। दोनों ध्रुवों पर क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। अब चौथी अवस्था आती है हमारी टेलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और चौथी कौन सी आती है हमारी, टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, इस अवस्था में प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, पतले व लंबे हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, ध्रुवों पर चले जाते हैं ना, और ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र पतले व लंबे हो जाते हैं। गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पतले एवं लंबे हो जाते हैं। और वापस से किसका, केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। और जो दोनों ध्रुवों पे क्या गुणसूत्र गए थे वो क्या हो जाते हैं, दोनों ध्रुवों पर जाकर अलग अलग हो गए, तो क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका भी दिखाई देने लगी, और दोनों ध्रुवों के स्थान पर क्या बन जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। ये दोनों ध्रुव थे ना, ये पोल और ये पोल, तो दोनों ध्रुवों पर क्या हो जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। दोनों ध्रुवों के स्थान पर क्या बन जाते हैं, इस स्थान पर दो केंद्रक बन जाते हैं, और जिनमें क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। दोनों ध्रुवों के स्थान पर क्या दो केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में ये बात की थी हमने पहले कि गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, इसमें आधी रह जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के कितने पार्ट बताए मैंने, ये दो पार्ट बताए, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के भी दो चरण थे, किसका, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब केंद्रक के विभाजन में चार अवस्थाएं थी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट थी, उसकी भी क्या थी, हम पांच उपप्रावस्थाएं बताई थी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसके बाद में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड किसकी तरह हुआ, समसूत्री विभाजन की तरह। किसकी तरह होगा ये, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है वो किसकी तरह हुआ, इसमें क्या हो गया, प्रथम में तो दो केंद्रक बन गए ना, क्या बन गए, दो केंद्रक बन जाते हैं। अब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, वो किसकी तरह होगा, सेम टू सेम समसूत्री विभाजन की तरह होगा। वो इसमें क्या होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, ये अवस्थाएं आएंगी। और उसमें क्या होगा, सेम टू सेम कौन सी प्रोसेस होगी, समसूत्री विभाजन वाली प्रोसेस होगी, जिसमें क्या हो जाता है, ये केंद्रक बन गए, इनमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और कितनी, चार,
कितनी बन जाएंगी, एक से कितनी बनी प्रथम विभाजन में 2, और सेकंड वाला जो विभाजन होगा इसमें कितनी, 2 से कितनी 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है। तो हमारा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। सेकंड देख लोगे ना, सेम टू सेम समसूत्री विभाजन की तरह ही होगा ये। अब है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या था, वो कोशिकाओं के मरम्मत में, घाव भरने में सहायक था। किसमें सहायक था, कोशिकाओं की मरम्मत करने में और घाव भरने में। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, इस विभाजन के द्वारा जीवों की संततियों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या गुणसूत्रों की संख्या क्या बनी रहती है, निश्चित। इस विभाजन में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, इसमें निश्चित बनी रहती है। और इस विभाजन की पैकेटिन और डिप्लोटिन अवस्था में जो जीन विनिमय अर्थात जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, उनमें क्या होता, उनके कारण क्या होती है, संततियों में आनुवंशिक विविधताएं पाई जाती है, जिससे नई जातियों का विकास होता है। कौन सी, इस विभाजन की जो पैकेटिन अवस्था है, कौन सी, इस विभाजन की जो पैकेटिन और डिप्लोटिन अवस्थाएं हैं, क्या, पैकेटिन और डिप्लोटिन अवस्था में जो जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है, जीन विनिमय अर्थात क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ, उसके फलस्वरूप क्या, जो आनुवंशिक पदार्थ है उनका क्या होता है, विनिमय होता है। पैकेटिन और डिप्लोटिन की अवस्था में क्या होगा, जीन विनिमय होगा, जिससे आनुवंशिक पदार्थ का क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। मतलब जीन विनिमय के कारण संततियों में क्या आ जाती है, विविधता आ जाती है। संततियों में क्या आ जाती है, विविधता। तो जीन विनिमय की घटना के कारण संततियों में क्या आ जाती है, विविधता आ जाती है, जिससे कि नई जाति का विकास होता है। जिससे क्या होता है, नई जातियों का विकास। इनमें विविधता आएगी तो क्या होगा, नई जातियों का क्या होगा, विकास आएगा, जो किसके लिए सहायक है, जैव विविधता के लिए सहायक है। अगला पॉइंट है, इसमें क्या होता है, नई व अधिक विकसित जाति उत्पन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है, नई एवं विकसित जातियां, नई एवं विकसित जातियां उत्पन्न होती है। नई एवं क्या होती है, विकसित जातियां उत्पन्न होती है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन का महत्व समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा सेल यानी कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये कोशिका वाला चैप्टर हमने 3 क्लासों में पूरा किया है। इन 3 क्लासों को प्लीज शुरू से देखें तो ही समझ में आएंगी, फर्स्ट क्लास से देखोगे तो ही समझ में आएंगी। और इसी के बाद में अब आपको क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे और अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा कल से। तो प्लीज देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन